बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज हम शुरू करते हैं इदारियों से। पाकिस्तान से मैं शुरू करूंगी। आज के इदारिये पाकिस्तान के टॉप इंग्लिश डेलीज़ क्या कहते हैं, और पाकिस्तान के टॉप इंग्लिश डेलीज़ में हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह करेंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। ट्रिब्यून का पहला इदारिया जो है वो कहता है टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। और टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन इनका किस हवाले से, ये 25 दिसंबर कायद की सालगिरह के हवाले से है। आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज 145वीं सालगिरह है। और इस मौके पर यकीनन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हमने ये मुल्क किन उसूलों पर, किन जवाबित पर, किन कवायद पर हासिल किया था, और क्या हमें लगता है कि आज हम उन तमाम तर उसूलों पर चल रहे हैं, या उन तमाम तर कवानीन पर चल रहे हैं, या उन तमाम तर उन ख़यालात पर चल रहे हैं जो हमारे प्यारे कायद ने हमारे लिए वज़ा किए थे। क्या हम उनका हक अदा कर रहे हैं? वो कुर्बानियाँ, वो तमाम तर मुश्किलात, वो तमाम तर ऐसे हालात, नामुमकिन और नामसाइद हालात जिनकी बिना पर ये मुल्क हासिल किया गया, क्या हम उनका हक अदा करें? यही इदारिया जो है इस हवाले से है। और इस हवाले से दूसरे इदारिये की जानिब अगर जाएँ तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का दूसरा इदारिया जो है गैस शॉर्टेज के हवाले से है। पाकिस्तान में इस वक्त गैस शॉर्टेज जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उसका मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कंज्यूमर को। और इस हवाले से इदारिया लिखता है कि सर्दियों में इस वक्त घर में खाना पकाना ही एक सबसे बड़ा मार्का जो है वो समझा जा रहा है। यहाँ वो कहते हैं कि सर्दियों के बिल्कुल उरूज पर, जबकि अभी कल इतवार के दिन से या सोमवार के दिन से बारिशों की भी पेशन गोई है इस्लामाबाद में। तो क्योंकि मरी में जो बर्फ़बारी हो रही है, नथिया गली में, गलियात में, और स्वात की जानिब बालाई इलाकों में, उसकी शिद्दत मौसम की इस्लामाबाद में देखी जा रही है। यहाँ पर वो कहते हैं कि सुई सदर्न गैस जो है, जिसको SSGC भी कहते हैं, सुई सदर्न गैस कंपनी, वो सिंध और बलूचिस्तान को गैस सप्लाई करती है। उन्होंने 50% जो है वो कट लगाया है गैस की सप्लाई पर। इसके अलावा उन्होंने CNG के कंज्यूमर्स के लिए हफ्ते में 2 दिन जो है वो गैस की सप्लाई जो है वो उन्होंने रोकने का भी फैसला किया है। और इसके बरक्स वो एक SNGPL का मवाजना करें कि सुई नॉर्दर्न गैस जो है, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा फैसला किया है कि पूरे पंजाब को वो गैस की सप्लाई रोकेंगे। और इसके अलावा CNG स्टेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में है, उनको 3 दिन जो है वो हफ्ते में गैस CNG की सप्लाई जारी रहेगी। और वो ये कहते हैं कि हालांकि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को CNG फराहम करें, मगर इसके बावजूद इन्होंने पूरे पंजाब को गैस की फराहमी जो है वो उसकी सप्लाई में वो कर दिया है, उसको काट दिया है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत बुरे हालात हैं। लोगों की जानिब से फीडबैक आ रहा है वो बहुत ड्रास्टिक है, और उनको सप्लाई शॉर्टेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों गैस सप्लाई कंपनियां हैं वो ऑफेंसिव, यानी वो एक इस वक्त बिल्कुल अपने हक में बयानात देने के लिए वो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारी तरफ से इशू नहीं है। कंज्यूमर्स जो हैं गैस चोरी के मुतादिद वाक़यात में मुलविस हैं, इस वजह से गैस शॉर्टेज जो है बाकियों को भी फेस करना पड़ता है। वो कह रहे हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री डिवीज़न है, पेट्रोलियम डिवीज़न जो है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में जबकि खुद एडमिट किया है कि सप्लाई का शॉर्टेज है। तो ये वो कहते हैं कि गैस सप्लाई कंपनियां और पेट्रोलियम डिवीज़न के बयानात में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ वो ये कहते हैं कि पावर सेक्टर के हवाले से भी बहुत जो है वो मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत को इदारिये का कहना है कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लें। और सर्दियों में जबकि बहुत छोटे बच्चे भी हैं घरों में, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज़ के ऊपर है तीसरा उनका इदारिया। वो यकीनन आप काफ़ी इस वक्त जान चुके होंगे तफसीलात, तो उस पर वक्त आई थिंक ज़ाया नहीं करना चाहिए। डॉन की जानिब बढ़ते हैं। डॉन क्या कहता है? डॉन का पहला इदारिया है जनाब, किस हवाले से ये देखते हैं, राइजिंग टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो कह रहे हैं कि एक हाइटेंड स्टेट ऑफ टेंशन है पाकिस्तान इस पूरे बड़े सगीर में, क्योंकि पहले सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात होती थी। अब हैरत अंगेज तौर पे चीन जो है वो इस ब्लॉक का हिस्सा बन गया है, कि जिनका कहा यह जा रहा है कि बड़े सगीर में इस वक्त अमन और सलामती कायम रखने के लिए, एक सस्टेनेबल पीस के लिए चीन का रोल बहुत अहम है। और चीन इस वक्त लकीली
पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो अटूट हैं और इसी वजह से शायद भारत को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद पे दर पे वाक़यात ऐसे होते हैं, पाकिस्तान ने अपनी जानिब से शवाहिद नाकाबिल तरदीद सबूतों और शवाहिद पर मबनी डोजियर दिया। डोजियर के बाद EU डिसइंफो लैब से आप वाकिफ़ हैं, हम कई मरतबा इस पर बात कर चुके हैं। वो सामने आया, फिर EU डिसइंफो लैब के बाद भारतीय चैनल जो है रिपब्लिक, जिसकी जानिब से सबसे ज़्यादा जहर उगला जाता था पाकिस्तान के खिलाफ, और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मैं खुद बहुत से भारतीयों को जानती हूँ जो ट्विटर पर मेरे साथ हैं, जो यूट्यूब पर साथ हैं, उन सब का भी ये मानना है कि रिपब्लिक भारत जो है उनकी जानिब से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि भारत के अपने लोगों के खिलाफ भी बहुत कुछ ऐसा कहा जाता है। वो लोग जो भारत के शहरी हैं वो पाकिस्तान के नहीं है, मगर उनका कसूर ये है कि वो मुसलमान है। इस लिहाज से मुझे खुशी है कि भारत के अपने अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। फिर किसानों का एहतजाज होता है। किसानों के एहतजाज में उन्होंने पाकिस्तान से उनके जो हेड्स हैं सिखों के, उन्होंने पाकिस्तान से मदद तलब की, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो उस मामले में आ चुके थे। तो ये पे दर पे काफ़ी वाक़यात ऐसे हुए। अभी करीमा बलोच की किलिंग के वाक़या पर पाकिस्तान को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की, मगर दुनिया अब इस तरह के प्रोपेगेंडा को शायद बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है, तो कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ॉरेन ऑफिस हमारा इस मामले में बहुत एक्टिव है। वो OIC के ज़रिए, UN के ज़रिए, यूरोपियन यूनियन के ज़रिए, यूरोपीय पार्लियामेंट के ज़रिए, बरतानवी पार्लियामेंट के ज़रिए और जितने भी मुल्कों में पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके ज़रिए अपना मुकदमा बहुत इफेक्टिवली लड़ रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट इंडिया में आई है, भारत का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। भारत के अपने लोग खुश नहीं हैं, जैसे अभी मैंने बात की, किसानों का मामला अभी भी चल रहा है, बल्कि चल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा सीरियस शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और जब से उसमें महाराष्ट्र के किसान जो हैं वो शामिल हुए हैं, अब इस मामले के लिए देखा जा रहा है कि शायद मज़ीद कुछ संगीनी आ सकती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा वो रिसेंटली फॉरवर्ड पोजीशंस पर गए थे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जानिब LOC का जायज़ा लेने, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी मिस एडवेंचर जो है भारत की जानिब से कबूल नहीं किया जाएगा। साथ ही वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पीस अचीवमेंट की जानिब पहला गोल है, उसके लिए वो तमाम कोशिशें करेंगे। साउथ एशिया के अमन को तबाह होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का कंसर्न है शायद किसी भी तरीके से जंग करना, मगर साउथ एशिया की इकोनॉमीज़ को जंग की नज़र नहीं होने दिया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जंगों का भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि भारत के सिर्फ सिविलियन रहनुमा ही नहीं, उनके जनरल्स भी बिल्कुल एक जंगी जुनून लेके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये तो थी कुछ अखबार की खबरें, और इसके अलावा डॉन न्यूज़ का दूसरा इदारिया जो है वो है सीट पॉलिसी। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, चटपटापन नहीं है, मगर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसकी बुनियाद ज़राअत पर है। ये इदारिया ख़ास तौर से अहमियत का हामिल है कि सीड डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी क्वालिटी का एक ज़रखेज़ फसल देने की अहलियत रखने वाला जो बीज है, उसकी तैयारी में पाकिस्तान अभी भी काफ़ी पीछे है। इसमें पूरी सच्चाई से मैं काम लूँगी। यहाँ पर वो कहते हैं कि फिंगर टिप्स पर, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं वो कुछ इदारे जो इतने एक क्वालिटी, एक फूड सिक्योरिटी को चैलेंज समझते हुए एक क्वालिटी का बीज जो है वो तैयार करते हैं फसलों के लिए, क्योंकि इससे बराह रास्त हमारी 3 बड़ी कैश क्रॉप्स जो है वो मुतासर होती हैं और उनकी पैदावार में भी अभी रिसेंटली कमी देखी गई है। लिहाजा इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी जो मिनिस्ट्री है, जो कि अभी सैयद फ़खर इमाम के ज़रिए निगरानी काम करी, वो बहुत अच्छा काम करी है, मगर उनको मज़ीद आगे आना चाहिए। और यहाँ वो कहते हैं कि बमुश्किल कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में इतना ख़ास काम नहीं होता, या उसको वो ओवर शैडोड है, या उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, तो उस वजह से वो इदारे जो कि इस मामले में कोताही से काम ले रहे हैं, एक नाअहल बीज, या उसको ये कहा जाए कि जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने का, हमारी पैदावार को नुकसान पहुंचाने का बाइस बन रहा है, उस बीज को जो है वो तैयार किया जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सीड ब्रीडर्स ऐसे हैं जो तकरीबन ट्रेडिंग फर्म्स ऐसी हैं, रजिस्टर्ड सीड ट्रेडिंग फर्म्स हैं, वो 20,000 के करीब हैं, और इनमें डीलर्स की तादाद भी मौजूद है, और 800 से ज़्यादा रजिस्टर्ड सीड ट्रेडिंग फॉर्म्स हैं और 20,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सैयद फ़खर इमाम साहब तक मैं ज़ाती तौर पर भी कोशिश करूँगी इस बात को पहुंचाया जाए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पर अगर तवज्जो हो काम करें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत बेहतरीन है रावलपिंडी में, शमशाबाद में, अगर उसके ज़रिए इसको मज़ीद इन्हांस किया जाता है तो ज़रूर करना चाहिए।
यहाँ पर अब तीसरा जो डॉन का इदारिया वो है माइनिंग एक्सीडेंट्स। अभी रिसेंटली जो डक्की है बलूचिस्तान में, वहाँ पे कच्ची डिस्ट्रिक्ट में पहले एक वाकया हुआ था। कोयले की कान में जो मजदूर थे, कानकुन थे, वो दब गए थे। जो डक्की में जो कान में फंसे थे लोग, उनको तो खुशकिस्मती से निकाल लिया गया, मगर इससे पहले जो वाकयात होते रहे हैं उसमें हलाकतें हुई हैं। यहाँ कोयले की कान में काम करने वालों के लिए इदारे की जानिब से दरख्वास्त की गई है। गरीब मजदूर होते हैं, उनके पास मजदूरियां नहीं होती, वो लामोहाला ऐसी नौकरियां जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलूचिस्तान में तैनात हैं, उन्होंने बहुत 9 घंटे का बहुत तवील ऑपरेशन करके इनको कोयले की कान से निकाला है। जबकि मैं और आप जानते हैं कि इस तरह की कोयले की कान में अगर फंस जाए और वहाँ पे जितनी टॉक्सिक और जहरीली गैसें मौजूद होती हैं, उनसे बचना नामुमकिन होता है। मगर खुशकिस्मती से 4 मजदूर जो है इनको निकाल लिया गया बाहिफाजत। सेंसस मैटर्स द न्यूज़ का इदारिया है। द न्यूज़ कहता है बहुत से मुल्कों में मरदमशुमारी जो है वो ख़ास तौर पे इलेक्शन से पहले और एक रेगुलर फीचर होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ भी आइन के मुताबिक 1981 तक बहुत बेहतरीन मरदमशुमारी के इनेकाद किए जाते रहे, एग्जैक्टली 10 साल के बाद। और मुल्क की आबादी के आदाद, सही आदाद शुमार जो है वो उनको हिस्सा बनाया जाता रहा रिकॉर्ड का। मगर 1981 के बाद से 1991 में सेंसस हुए, और 1991 में जो सेंसस होने थे वो 1998 में हुए, और जो 1998 में होने थे वो 10 साल के बाद फिर 2017 में हुए, बल्कि वो ज़्यादा लंबा पीरियड था। 19 साल के गैप के बाद 2017 में मरदमशुमारी कराई, जो कि सिविलियन इदारों और फौज की निगरानी में कराई गई थी शफाफियत बरकरार रखने के लिए। मगर उसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से काफ़ी एतराज़ात उठाए जाते रहे। उनके हवाले से ये कहा गया था, ये भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मरदमशुमारी जो थी वो करवाई गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि अब मरदमशुमारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ है। वो ये कहते हैं कि इस 2017 की मरदमशुमारी को मशरूत किया गया था कि वो सिर्फ जनरल इलेक्शंस जो हैं 2018 के उस तक वो उनका रिज़ल्ट जो है वो उस तक वैलिड होगा। उसके बाद से मरदमशुमारी जो है वो क्यों नहीं कराई गई, और अब अगर कराई जाएगी तो उसकी सेहत के ऊपर बहुत से सवालिया निशानात हैं। आज़म स्वाति थे, उन्होंने इस ड्राफ्ट पर साइन किए थे पीटीआई की जानिब से, और पार्टी कह रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्शंस हैं मरदमशुमारी के हवाले से। ख़ास तौर पे आबादी, सिंध की आबादी में इन्हें ज़्यादा एतराज़ उन लोगों पर है जो दूसरे सूबों से काम करने आए हैं, लेकिन वो यहाँ से गए नहीं, और उनका इंदराज उनके अपने सूबे के बजाय सिंध में किया जाता है। इसके ऊपर मैं अभी कुछ दिन के बाद रज़ा हारून जो है वो एमटीएम के, उनसे बात करूंगी, क्योंकि उनका इस हवाले से बहुत वो सेंसस के हवाले से बहुत लिखते हैं। आगे चलते हैं, आलमी इदारियों की जानिब क्विकली बात करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त माफ़ीनामों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस चल निकली है, और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त अमेरिका से बदला ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका उनको दोबारा से उभरता हुआ दुनिया पे अपने कदमों पर खड़ा होता नज़र आ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जो एक लहर नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका को नहीं देखना चाहते कि वो दोबारा मजबूत बन के उभरे। उन्होंने बहुत से क्रिमिनल्स को सदारती माफ़ी देकर अमरीकी अवाम के दिलों को दुखाया, उनको ठेस पहुंचाई है। और न सिर्फ उनको बल्कि इराक में और बाकी जगहों पर जहां पे मिलिट्री क्राइम हुए हैं, उन क्रिमिनल्स को उन्होंने माफ़ी देके इराकी अवाम को बहुत दुख पहुंचाया है। यहाँ पे और भी बहुत सी खबरें हैं जो बाइडन के हवाले से, नाज़रीन, बहुत हौसला अफजा खबरें आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो बाइडन इस वक्त ये सोच रहे हों कि उन्होंने इन तमाम बेवकूफ़ाना फैसलों को कैसे रिवर्स करना है। इसके लिए भी एक लॉबी जो है वो इस वक्त वाशिंगटन में बहुत एक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके मैं भी आगे आपको तफसील भी बताऊंगी इन क्रिमिनल्स की, कि उन्होंने किस किस को सदारती माफ़ी से नवाजा है। यहाँ पे वो ये कहते हैं, एक और ये मैंने आपको किस अखबार की खबर सुनाई है, ये है द न्यूयॉर्क टाइम्स की। द न्यूयॉर्क टाइम्स इस वक्त सदर ट्रंप के इन फैसलों को बहुत तनकीदी नज़र से देख रहा है। यहाँ पे अब चलते हैं आगे हफ पोस्ट की जानिब। हफ पोस्ट कहता है कि अमेरिका में मजीद 10 लाख सिर्फ क्रिसमस ईव पर बाहर से आने वाले एयर पैसेंजर्स हैं जो कि क्रिसमस ईव पर आएंगे, और अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है अपने इन पैसेंजर्स को रिसीव करना, शहरियों को रिसीव करना, ये देखते हुए कि वो कहीं कोरोना का फर्दर म्यूटेटेड वायरस तो नहीं लेकर आ रहे। इस वक्त सबसे बड़ा खौफ जो है वो ये मंडला रहा है हमारे सर पे।
कैलिफोर्निया ब्रश फायर एट यूएस मरीन बेसिस फोर्सेस क्रिसमस ईव इवैक्यूएशंस। कैलिफोर्निया में ब्रश फायर की खबरें आ रही हैं यूएस मरीन बेसिस पे। हाउस रिपब्लिकन्स ने ब्लॉक किया है $2000 का कोरोना वायरस स्टिमुलस चेक और ट्रंप की मुखालफत इसके अंदर की है। आगे अगर बढ़ें, जेरेड कुशनर का एक नाम आ रहा है कि जो माफ़ीनामों में माफ़ीनामा मंजूर कराया है सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने। उन्होंने अपने वालिद के लिए बेसिकली ये सारी कैंपेन की थी और इस हवाले से हम आपको अब तफसील बता ही देते हैं। हो सकता है हमारा थोड़ा सा वक्त लगे मगर हम आपको ये तफसील बताना चाहेंगे। पाकिस्तानी नजाद रिपोर्टर हैं हफ पोस्ट के अकबर शाहिद अहमद, उन्होंने ये रिपोर्ट कंपाइल की है एलिस फोले के साथ। डिप्टी एंटरप्राइज एडिटर हैं हफ पोस्ट की। नीना गोलगोस्की हफ पोस्ट की ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टर हैं और जॉर्ज जोर्निक हफ पोस्ट के सीनियर एंटरप्राइज एडिटर हैं। इनकी बहुत तफसीली रिपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और इन्होंने बड़ी तफसील से बताया है कि ट्रंप ने किस किस को नवाजा। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर जिन्होंने ब्लैक कम्युनिटी स्याह फार्म कम्युनिटी के साथ बहुत नाजेबा रवैया बरकरार रखा। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्टेफनी मोहर का, जिन्होंने एक मरतबा फेडरल सिविल राइट्स की वायलेशन करते हुए मैरीलैंड में जॉर्जिस काउंटी में प्रिंस जॉर्जिस काउंटी में इन्होंने ये हरकत की थी कि उन्होंने अपने कुत्ते को छोड़ दिया था एक होमलेस मैक्सिकन इमिग्रेंट के ऊपर 1995 में। और हालांकि उन्होंने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की थी, इसके ऊपर इन पे केस हुआ था। मोहर इस बात को डिनाई करती हैं मगर जोसेफ एक ऑचपेंट्री उन्होंने भी ट्रंप ने उनको भी माफ़ी दी है। उनका भी यही रवैया था, वो रेसिस्ट उनकी एक पहचान बन गई थी मगर ट्रंप ने उनको माफ़ कर दिया। मुलर इन्वेस्टिगेशंस में भी इनका नाम आया है FBI के इदारे के सामने, जेम्स कॉमे के सामने। इन्होंने जो FBI के सामने शवाहिद थे उनको मानने से इनकार किया था मगर फिर भी इनका नाम बहुत सी जो अमेरिका के हवाले से अमेरिकी इलेक्शंस के हवाले से एक नाम आता है कि रूस ने अमेरिकी इलेक्शन में 2016 में उनका हाथ था। रॉबर्ट मुलर्स की इन्वेस्टिगेशन का नाम इसके अंदर आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते चलें कि फ्लाइन जॉर्ज पेपाडोपुलस, एलेक्स वैंडर ज़्वान, रॉजर स्टोन एंड पॉल मोनाफोर्ट कि इनको मुलर प्रोब की वजह से कि अपने आप को लीगल चार्जेस से बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सदारती माफ़ी से नवाजा है। इन्होंने रेवड़ियों की तरह सदारती माफ़ी बांटी है, जबकि पिछले दिनों जो एक स्याह फार्म कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे नौजवान जो 21 साल से ट्रायल को फेस कर रहे थे, उनको इन्होंने माफ़ी देने से इनकार कर दिया था। वॉर क्रिमिनल्स में नाम आता है निकोलस स्लैटन का, डस्टिन हर्ड, एवन लिबर्टी एंड पॉल स्लो, जो कि 2003 में इराक में लोगों के जो अक्सर आपने अबू गुरैब जेल की वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत नाजेबा बहुत दिल को दुख पहुंचाने वाली। इन 4 लोगों ने इराक में बगदाद में प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म किसी तारुफ की मोहताज नहीं है ब्लैक वाटर, और इस ब्लैक वाटर कंपनी में हायर होकर ये इराक गए थे और ये ट्रंप के एलाय थे एरिक प्रिंस जिन्होंने ये फर्म बनाई थी। और ये 4 व्हीकल कॉन्वॉय था जो कि असाइंड था स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के लिए, लेकिन इन्होंने वहाँ पर इतने जुल्म की दास्तान रकम की है कि उसका हिसाब नहीं है। उन वॉर क्रिमिनल्स को भी ट्रंप ने माफ़ कर दिया है। यहाँ पे जेरेड कुशनर के वालिद साहब की बात होती है, उनकी जानिब जाते मैं उनका नाम ढूंढ रही हूँ ताकि मैं मुकम्मल तफसील जो है वो आपको उससे आगाह कर सकूं। जेरेड कुशनर के वालिद की जानिब से एक और बड़ा किस्सा मशहूर है। उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को हायर किया था अपने बहनोई को बदनाम करने के लिए DC में, और उन्होंने उसको कहा था कि क्योंकि उनको ये था कि FBI के सामने, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव इदारों के सामने मेरे बहनोई ने मेरे खिलाफ आकर क्यों एक गवाही दी, उसका बदला शायद वो लेना चाह रहे थे और एक अपने पास ब्लैकमेलिंग टेप रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। ये जनाब उनका आता है, ये डिटेल है मेरे पास इस वक्त उनकी चार्ल्स कुशनर की कि 2004 में इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद हुआ था और प्रोसिक्यूटेड बाय देन US अटर्नी, फॉर्मर न्यू जर्सी गवर्नर एंड ट्रंप एलाय क्रिस क्रिस्टी। और टैक्स इवेजन के लिए इनका सबसे पहले नाम आया था इलीगल कैंपेन डोनेशंस एंड अ फेल्ड स्कीम अगेंस्ट हिज सिस्टर्स हस्बैंड। ये इनको भी माफ़ी मिल गई है और ट्रंप ने जॉन बॉल्डबी एंड पीटर एटकिंसन उनको भी माफ़ी दी है। जूलियन असांज का नाम आ रहा है। जब इतनी माफ़ियाँ बांट रहे हैं तो एडवर्ड स्नोडन को भी माफ़ कर दें, उस बेचारे का फिर क्या कसूर है। अच्छा, यहाँ पे अब UK की सूरत हाल ये है
कि यूके के सदर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश है कि वो इस वक्त बॉर्डर्स का ब्लॉकेज ख़त्म करें किसी तरीके से। अल जज़ीरा की जानिब बढ़ते हैं। अल जज़ीरा कह रहे हैं कि टू सर्वाइव पाकिस्तान कोविड पैंडेमिक ग्रोसरी स्टोर्स गो ऑनलाइन। अल जज़ीरा की बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है पाकिस्तान की ग्रोसरी ऑनलाइन स्टोर से। मैं इस तरह की मस्बत खबरें देख के मुझे बहुत खुशी होती है। नाजरीन, क्विकली आगे चलते हैं। अल जज़ीरा ही कहता है कि हाँ, ये ऑनलाइन स्टोर्स के हवाले से है। और यूएई ट्राइड सैबोटाज कतर्स इकोनॉमी अमिड द जीसीसी क्राइसिस। यूएई कतर की जान बख्शने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो कि ये मामलात अरब ब्लॉक के कब ख़त्म होंगे और ये मसाइल जो हैं जिनमें पाकिस्तान को गैर ज़रूरी घसीटा जाता है वो भी ख़त्म होंगे। ईरान के हवाले से एक बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है, अल जज़ीरा की ही है। वो कहते हैं यूएस ने उनका जो फंड्स ट्रांसफ़र था उसे अप्रूव कर दिया है कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए। इट्स समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट फॉर ईरान। ईरान के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इट रिसीव्ड बैकिंग फ्रॉम द यूएस टू ट्रांसफर मनी टू अ स्विस अकाउंट टू पे फॉर द वैक्सीन। बड़ी बात है क्योंकि ईरान के साथ जो ताल्लुकात है इसका मतलब है कि जो बाइडेन और उनकी आने वाली गवर्नमेंट के इंटेंशंस ईरान के लिए कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। एएनआई की खबरों की तरफ जाएं। रशिया रिपोर्ट करता है 29,018 नए कोविड केसेस, 563 नई उनके यहाँ हलाकतें हुई हैं। यूएस ने अपने सिटीजन से कहा है यूके से आने वालों के लिए और यूके के लोगों के लिए कि उनके पास नेगेटिव कोविड टेस्ट लाजमी होना चाहिए वरना वो अमेरिका नहीं आ सकेंगे। इंडिया में वजीर आजम उनके मोदी ने नई अपील की है किसानों से कि वो प्रोटेस्ट ख़त्म करके नए लॉज के ऊपर प्रोटेस्ट ख़त्म करके वो डायलॉग की टेबल पर आए। उनके मिनिस्टर ने भी यही बात की है आज, और उनके मिनिस्टर ने भी यही कहा कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, हम आपको सिर्फ समझाएंगे कि नए लॉज जो हैं उनका क्या मकसद है। तोमार ने यह पंजाब फार्मर्स इन्होंने लिखा है, जबकि इसके अंदर महाराष्ट्र और दूसरे सूबे भी भारत के शामिल हैं। सिर्फ पंजाब के किसानों का मसला ये नहीं है। नाज़रीन, ये थी कुछ चीदा चीदा खबरें आज की जो कि मुझे लगा मैं कम वक्त में शायद आपके लिए कवर कर सकती हूँ। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी और आने वाले दिनों में मैं एक दो इंटरव्यूज़ आपके लिए कोशिश करूँगी ज़रा एक्स्ट्रॉर्डनरी पेश करूँ। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।